सोचिए, एक ऐसे दौर में जब हर तरफ उथल-पुथल मची हो, एक नया विचार जन्म लेता है। और ये कोई मामूली विचार नहीं है। ये इतना शक्तिशाली है कि न सिर्फ लोगों की सोच बदलता है, बल्कि एक पूरे के पूरे साम्राज्य की किस्मत लिख देता है। तो आज हम इसी बौद्ध धर्म की कहानी और इतिहास के सबसे महान साम्राज्यों में से एक पर इसके जबरदस्त असर को समझेंगे। अच्छा, इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें थोड़ा टाइम में पीछे जाना होगा। चलिए चलते हैं 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के प्राचीन भारत में। एक ऐसा समय जब बहुत बड़े बड़े बदलाव हो रहे थे। इतिहासकार इस दौर को दूसरा शहरीकरण कहते हैं। ये वो वक्त था जब जबरदस्त उथल-पुथल भी थी और नए मौके भी बन रहे थे। मतलब बात सिर्फ नए शहर बसाने की नहीं थी, बल्कि समाज, इकोनॉमी और सत्ता, इन सब के सोचने और काम करने का तरीका ही बदल रहा था। जरा उस समाज की कल्पना कीजिए जो बहुत तेजी से बदल रहा था, जहां पुराने तौर तरीके और सामाजिक ढांचे देश भर में पनप रही नई आर्थिक सच्चाइयों के सामने टिक नहीं पा रहे थे, उन्हें चुनौती मिल रही थी। अब देखिए, यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है ना, वो है उस वक्त का टेंशन। सोच कर देखिए, एक तरफ नए नए शहर बन रहे हैं, व्यापार से पैसा आ रहा है, एक नया अमीर क्लास उभर रहा है, और दूसरी तरफ एक पुरानी बेहद सख्त सामाजिक व्यवस्था जो जन्म पर आधारित है। अब इन दोनों में टक्कर तो होनी ही थी, है ना? ये अब कोई छोटे मोटे कबीले नहीं रह गए थे। ये बड़े और ताकतवर राज्य थे जो एक दूसरे से मुकाबला कर रहे थे, और इन्होंने मिलकर पूरे उत्तर भारत का राजनीतिक नक्शा ही बदल कर रख दिया था। और ठीक इसी सामाजिक और आर्थिक उथल-पुथल वाले माहौल में विचारों का एक नया, बहुत ही शक्तिशाली समूह सामने आया। एक ऐसा समूह जो उस वक्त की व्यवस्था को सीधी चुनौती देने वाला था। और ये देखिए, बौद्ध सोच कितनी क्रांतिकारी थी, ये यहाँ साफ दिखता है। ये उस वक्त की व्यवस्था के लिए एक सीधी चुनौती थी। इसने इस बात पर जोर दिया कि इंसान क्या करता है, उसके कर्म कैसे हैं, ना कि वो किस परिवार में पैदा हुआ है। ये उस जमाने के हिसाब से एक बहुत बहुत बड़ी बात थी। तो सीधी सी बात ये है कि इस फिलॉसफी ने दुनिया में अपनी जगह को समझने का एक बिल्कुल नया नजरिया दिया। एक ऐसा तरीका जो तर्क, इंसान के अपने कर्म और जिम्मेदारी पर टिका था, ना कि सिर्फ उसके जन्म पर। तो सवाल ये है कि हमें इन क्रांतिकारी विचारों के बारे में पता कैसे चलता है? देखिए, हमारा ज्ञान आता है त्रिपिटक या 3 टोकरियां जैसे पुराने ग्रंथों से, जो हमें उस दार्शनिक क्रांति की एक झलक देते हैं। किसी भी विचार को फैलने के लिए सपोर्टर्स की जरूरत होती है ना? और बौद्ध धर्म को अपने सबसे ताकतवर साथी उन्हीं लोगों में मिले जो उस वक्त भारत की अर्थव्यवस्था को एक नई शक्ल दे रहे थे। ये थे गृहपति, यानी नए अमीर जमींदार। ये लोग इतने प्रभावशाली थे कि इन्हें एक आदर्श राजा के 7 खजानों में से एक माना जाता था। और गृहपतियों के साथ साथ थे सेठी, जो तेजी से बढ़ते नए शहरों के फाइनेंसर और बड़े व्यापारी थे। ये वो लोग थे जिनके पास पैसा भी था और असर भी। इससे एक बड़े मजबूत गठबंधन का पता चलता है। बौद्ध दर्शन ने व्यापार और मेहनत से कमाए गए पैसे को इज्जत दी, और बदले में इन असरदार तबकों ने इस नए दर्शन को अपना पूरा समर्थन दिया। ये छोटा सा किस्सा ही इन सपोर्टर्स की जबरदस्त दौलत को दिखाता है। ये लोग एक ऐसी फिलॉसफी की तरफ खींचे चले आए जो उनके योगदान और काबिलियत को उनके जन्म से ज्यादा महत्व देती थी। तो दर्शन और पैसे वालों के इस गठबंधन ने बौद्ध धर्म के सबसे ऊंचे मुकाम तक पहुंचने का मंच तैयार कर दिया। अब ये एक ताकतवर साम्राज्य का गाइडिंग प्रिंसिपल बनने वाला था। बहुत ही कम समय में मौर्य वंश ने लगभग पूरे भारतीय उपमहाद्वीप को एक कर दिया, और इस साम्राज्य की बुलंदी आई सम्राट अशोक के शासन में। उस एक जंग की तबाही, उस खून खराबे ने सम्राट को अंदर से बदल कर रख दिया, और इसी वजह से उन्होंने राज करने का एक नया रास्ता खोजने की ठानी। इसी बदलाव के बाद अशोक ने धम्म का विचार पेश किया। ये सिर्फ बौद्ध धर्म को लागू करना नहीं था, बल्कि ये सामाजिक जिम्मेदारी और नैतिक जीवन की एक सरकारी नीति थी, जिसे एक बहुत बड़े अलग अलग तरह के लोगों वाले साम्राज्य पर शासन करने के लिए बनाया गया था। यहाँ सम्राट के अपने ही शब्दों में हम उनकी आवाज को सदियों के पार से सुन सकते हैं। वो अपनी विरासत को बनाने के लिए शांति की फिलॉसफी का इस्तेमाल कर रहे थे। इसका असर बहुत गहरा और लंबे समय तक रहा।
ऐसी ऐसी संस्थाएं बनी जैसे नालंदा यूनिवर्सिटी, जो आने वाली कई पीढ़ियों के लिए ज्ञान का केंद्र बनी रहीं। ये सवाल अशोक के शासन की सबसे दिलचस्प विरासतों में से एक है, और ये आज भी हमें ताकत और उसूलों के बीच के उलझे हुए रिश्ते पर सोचने के लिए मजबूर करता है।